थर्ड फैक्टर की बात करते हैं जो कि लैटिस एंथैल्पी से रिलेटेड है। लैटिस एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड नोन एज लैटिस एंथैल्पी। देखिए, एक मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस कंबाइन होंगे तो उस टाइम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको क्या बोला जाता है, लैटिस एंथैल्पी। इसके जो फैक्टर हैं उसको देख लेते हैं। लैटिस एंथैल्पी से रिलेटेड कितना फोर्स लगेगा, ये मैं बोल सकता हूँ कि F इज इक्वल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर। एक जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि लैटिस एंथैल्पी से रिलेट करेंगे इसको। अगर किसी भी कैटायंस पे चार्ज मान लो Q1 है, किसी भी एनायन पे चार्ज Q2 है, यानी कि फॉर एन एग्जांपल चार्ज कैटायंस पे और एनायंस पे ज़्यादा हुआ और उनके बीच में जो डिस्टेंस है d हुई, तो उसके बीच में जो लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, यानी कि वो आयनिक बॉन्ड होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड अप होगा। बेसिकली इस फॉर्मूले का ये मतलब होता है। कैटायंस पे चार्ज, एनायंस पे चार्ज, और यहाँ पे साइज की बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग में। तो इसमें सबसे पहले देखिए चार्ज कैटायंस पे और एनायंस पे, इसका मतलब विद इंक्रीजिंग द चार्ज, ठीक है। अब चार्ज इंक्रीज होने से आयनिक करैक्टर इंक्रीज होंगे। किस तरह से, अगर मैं बात करूं यूनिवैलेंट कंपाउंड है कोई, चार्ज फिर आगे बढ़ेगा बाईवैलेंट, इसी तरह से फिर आगे बाईवैलेंट, यानी कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। जैसे यूनिवैलेंट है, फॉर एन एग्जांपल सोडियम पे +1 चार्ज होता है, दूसरा Cl नेगेटिव, ठीक है, 1 चार्ज हो गया, NaCl कंपाउंड हो गया। बाईवैलेंट में जैसे वेल नोन एग्जांपल है बाईवैलेंट का मैग्नीशियम, और यूनिवैलेंट वाला इसमें लगा रहता है कौन सा, क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। इसी तरह से बाईवैलेंट में एक एग्जांपल है वेल नोन मैग्नीशियम ऑक्साइड, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन में, क्लोरीन -1 में एग्जिस्ट करता है, +1 और -1। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ चार्ज बढ़ेगा, तो चार्ज बढ़ने के साथ क्या होगा, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ आयनिक करैक्टर भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आयनिक करैक्टर ज़्यादा किस में होंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। या मैं बात करूँ कि लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा किस में रिलीज होगी, देखिए लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज किस में होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। तो ये आयनिक करैक्टर को डोमिनेट करते हैं, मतलब डोमिनेंट होगा आयनिक करैक्टर यहाँ पे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मोर आयनिक है देन मैग्नीशियम क्लोराइड देन सोडियम क्लोराइड। ये तो हुई चार्ज की बात। सेकंड बात करते हैं साइज। देखिए जो d² लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, उतना ही आयनिक करैक्टर भी तो ज़्यादा होंगे। सेकंड, साइज ऑफ द एटम्स। साइज के लिए बात करते हैं, जैसे NaCl है और दूसरा मैं कंपाउंड ले लेता हूँ NaBr, तो हमें पता है कि हैलोजेंस के अंदर ऊपर से अगर नीचे आए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में देखिए क्लोराइड और बेरिलियम ब्रोमाइड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया साइज छोटा किसका है, क्लोराइड का साइज स्मॉल हुआ ब्रोमाइड से, तो आयनिक करैक्टर ज़्यादा किस में होंगे, सोडियम क्लोराइड में। दूसरा लिथियम फ्लोराइड की बात करूँ, लिथियम आयोडाइड की बात करूँ, तो जो छोटा साइज किसका मिलेगा हमें, फ्लोराइड एटम का, यानी कि जो F है वो ज़्यादा छोटा साइज रखेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मोर आयनिक करैक्टर इस तरह से हो जाता है। सिल्वर का कोई केस ले लीजिए, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, तो इसमें क्लोराइड का साइज छोटा है, तो इसका मतलब मोर आयनिक करैक्टर होगा। एक एग्जांपल है, आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कि हमने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और बैरियम ऑक्साइड, तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा आयनिक करैक्टर को रखेगा, मीन्स बैरियम ऑक्साइड
और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी बाईवैलेंट का हो गया और ये बाईवैलेंट का हो गया। तो इसमें इसकी मोर नेगेटिव लैटिस एंथैल्पी, इसी वजह से बेरिलियम ऑक्साइड ज़्यादा आयनिक करैक्टर को डोमिनेट करता है बजाय बेरिलियम ऑक्साइड की, यानी मोर आयनिक कंपाउंड्स होगा बेरिलियम ऑक्साइड। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे केस थोड़ा सा लगे क्योंकि हमारा आंसर तो इस तरह का बनना चाहिए था, लेकिन हमारा आंसर होता क्या है, लैटिस एंथैल्पी रिलेटेड होगा बेरिलियम ऑक्साइड। कुछ प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की, जैसे सबसे बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है आयनिक कंपाउंड्स का, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और इनका सॉलिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है आयनिक कंपाउंड्स। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक्वस फेज में लेके आते हैं, तो एक्वस फेज में होता क्या है कि आयंस का फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जब आयंस का फ्लो होगा तो कंडक्टिविटी भी अराइज होती है। तो ये आपको बेसिकली लेक्चर में बताया गया है कि जो आयनिक कंपाउंड्स थे उनके फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से थे। याद हो आपको, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, और आज हमने कौन सा पढ़ा है, थर्ड फैक्टर।